जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की। और वायुमंडल में भी हम बात करेंगे वायुमंडल के गठन की, वायुमंडल के कंपोजिशन की, यानी जो परतें हैं वायुमंडल में, जो 5 परतें होती हैं जिनका नाम आपको पता होगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इंग्लिश में बोलें तो ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इनके बारे में बात करेंगे। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, जनरली सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा जैसा एग्जाम का लेवल होता है वैसे वैसे क्वेश्चन ईजी या टफ होता है। तो ऐसा कुछ इस तरह से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो देखिए, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में अगर ऊपरी परत, ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये कुछ वायुमंडल है। ये एक वायुमंडल को परिभाषित करने की कोशिश करें तो एक मोटा सा चादर है, मोटा सा ब्लैंकेट है अर्थ के ऊपर। और ये ब्लैंकेट किस चीज़ का है? ये गैसों का बना हुआ है। तो एक गैसों की मोटी सी चादर जो धरती के ऊपर होती है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। और इस वायुमंडल में मुख्य रूप से 5 परतें होती हैं। उनको याद रखने की ट्रिक आप कर सकते हैं TSMTE। ये 5 परतें कौन कौन सी हैं? ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए वायुमंडल क्या होता है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन हम शुरू करते हैं शुरू से ही। जो सीधा सीधा पूछा जाता है कि जो वायुमंडल की ऊपरी परत है, ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है, आप ये याद रखेंगे। और जो निचली परत है, निचली परत के अध्ययन को कहा जाता है मेट्रोलॉजी। तो एरोलॉजी वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को कहा जाता है और निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। धरती से लेके, नीचे से लेके ऊपर तक 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल होता है। लेकिन इस वायुमंडल में 97% जो वायुमंडल है वो केवल 29 किलोमीटर तक ही है। 97% वायुमंडल जो है वो पहले 2 लेयर में ही है, यानी जो 97% गैसें हैं वो इन्हीं 2 लेयर में होती हैं। इनके ऊपर बहुत हल्की हल्की गैसें होती हैं। अच्छा, कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में है? तो हम देखेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जलवाष्प, धूल और अन्य गैसों से मिलकर वायुमंडल बनता है। सबसे अधिक वायुमंडल में होती है नाइट्रोजन जो 78% है, 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आती है जो 20.9 यानी लगभग 21% है। उसके बाद आर्गन आती है जो 0.9% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है जो 0.03% है। और इसके अलावा जो बच जाती हैं वो जलवाष्प, धूल व अन्य गैसें आती हैं। ठीक है, इन गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है ये भारी गैसें हैं। और जलवाष्प है, ये भारी गैसें रहती हैं, मतलब ये पृथ्वी के वायुमंडल के आसपास ही रहती हैं। ऑक्सीजन जो है वो ना भारी है ना हल्की है, वो बीच वाले क्षेत्र तक रहती है। और हीलियम, हाइड्रोजन, ये बहुत हल्की गैसें होती हैं, ये ऊपरी वाली परतों तक पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप इसी क्रम में याद रखेंगे। चलिए, अब हम थोड़ा सा चलते हैं वायुमंडल की परतों की तरफ। वायुमंडल की परतों को जानने की कोशिश करते हैं, कौन कौन सी परतें हैं, कौन कौन सी लेयर है। तो देखिए, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर जो सबसे पहली लेयर है, सबसे पहली लेयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। संवहन मंडल भी इसी का नाम है। इसकी एवरेज हाइट जो है 15 किलोमीटर की होती है, यानी धरती से लेके 15 किलोमीटर ऊपर तक। लेकिन इसकी हाइट जो है, इस क्षोभ मंडल की जो हाइट है वो तापमान के साथ, गर्मी के साथ, जाड़ों के साथ कम ज़्यादा होती रहती है। गर्मियों में ये हाइट बढ़ जाती है, सर्दियों में ये हाइट कम हो जाती है। दूसरी, पोल पर, पोल जो है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये पोल है, नॉर्थ पोल मान लीजिए इसको। पोल के पास इसकी हाइट कम होती है, 8 किलोमीटर होती है। इक्वेटर के पास इसकी हाइट अधिकतम होती है, 16 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है और वो भी वेरी करती रहती है। तो इसकी कोई निश्चित हाइट नहीं है, ऊंचाई नहीं है। 15 किलोमीटर आप इसकी एक एवरेज हाइट मान सकते हैं। क्षोभ मंडल, इस क्षोभ मंडल ही सबसे इम्पोर्टेंट जो लेयर है, ये क्षोभ मंडल है। ये क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं, जैसे बारिश का होना, बादलों का बनना, जो हमारे बर्फ़ गिरती है बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म आते हैं, जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे क्षोभ मंडल में ही होते हैं। दूसरा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो क्षोभ मंडल में ही सबसे अधिक होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? देखिए, सूरज है ऊपर, सूरज की तरफ से जब लेयर आएंगी
और सूरज की तरफ से जब रेज आती हैं, रेज पृथ्वी पर पहुंचती हैं और पृथ्वी पर पहुंचने के बाद वो पृथ्वी से परावर्तित होकर वापस जाती हैं। जब वो रेयर वापस जा रही होती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तित होने के बाद पृथ्वी से, तो यहाँ पे कुछ गैसें रहती हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। वो ग्रीन हाउस गैस जो है उस जो परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित प्रकाश है या परावर्तित हीट है, उसको रोक लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं और इसी क्षेत्र में वो हीट रुक जाती है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी जो है गर्म है। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो हमारी पृथ्वी ठंडी होती, सारी जगह बर्फ जमा होता। इन ग्रीन हाउस गैस जो कि ट्रैप कर लेती हैं हीट को, वापस नहीं जाने देती, उनको ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर हम डिटेल से वीडियो अलग बनाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर यह जानना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो सर्वाधिक क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर में ही होता है। ग्रीन हाउस गैसें होती कौन सी हैं, तो नाम याद रखिएगा, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, कुछ समताप मंडल में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक क्षोभ मंडल में होता है। गैसों के नाम आपको याद रखने हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये नाम आपको रट के जाना है। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O और ओजोन, ये जो 5 हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये ही पृथ्वी से जो प्रकाश परावर्तित होता है, जो हीट परावर्तित होती है, उसको ट्रैप करके पृथ्वी के आसपास की जो क्षेत्र है उसको गर्म रखने में मदद करती हैं। लेकिन जब इन गैसों में से किसी की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि भी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा बढ़ रही है, तो वो ज़्यादा प्रकाश ट्रैप हो जाता है और पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाने की वजह से ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया कि इसकी क्षोभ मंडल की तापमान जो होता है वो क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर लगातार घटता है। तापमान जब पृथ्वी से हम ऊपर चलेंगे तो घटता चला जाएगा। जैसे आप पर्वत की चोटी पर जाते हैं तो तापमान कम हो जाता है। कितना घटेगा? 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। कितना? 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यानी कि 1 किलोमीटर अगर हम पृथ्वी से ऊपर चले गए तो तापमान हमारा 6.4 डिग्री 6.4 डिग्री तक कम हो जाता है 1 किलोमीटर ऊपर जाने में। इसे हम कहते हैं तापमान की सामान्य ह्रास दर। तापमान की सामान्य ह्रास दर कितनी है? तो 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बातें आप याद रखेंगे। क्षोभ मंडल में जो वायुमंडल है, गैसें हैं, उनका घनत्व अधिकतम होता है और तापमान भी अधिकतम होता है। क्षोभ मंडल का तापमान, सारी जितनी भी लेयर इनमें में सबसे अधिक तापमान भी क्षोभ मंडल का है और घनत्व भी सबसे अधिक क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है गैसों का। ये आप याद रखेंगे। क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। अच्छा, सब क्षोभ मंडल यानी ट्रैपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसको कहते हैं क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज का जो तापमान होता है वो 45 डिग्री माइनस में होता है। ट्रोपोपोज, जहाँ पर ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल मिल रहे हैं, उसे ट्रोपोपोज या क्षोभ सीमा कहा जाता है। तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस क्षेत्र में जेट पवनें पाई जाती हैं। जेट पवनें आपने भूगोल में सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जेट पवनें मैं आपको बताऊंगा। पवनें गर्म होकर यहाँ से उठती हैं, पृथ्वी से उठती हैं और क्षोभ मंडल सीमा तक पहुँचती हैं और उसके बाद नीचे उतरती हैं या इसी में बहुत तेज़ी से चलती हैं। उनको जेट पवनें कहा जाता है। ठीक है, इतना भी आप इतना याद रखिए। तो जेट पवनें कहाँ पर पाई जाती हैं? क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मिलन पर। अच्छा, अब हम जाते हैं समताप मंडल। किस में जाते हैं? समताप मंडल। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसी बार यूपीपीसीएस में पूछा गया और कई बार पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया है कि समताप मंडल के अंदर ही ओजोन परत पाई जाती है। जो डॉट 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 आपको दिख रहा है, ये ओजोन लेयर है, O3। ओजोन परत समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। और ओजोन परत किससे बचाती है? हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है ओजोन परत। ओजोन परत में धीरे धीरे छेद हुआ है, अंटार्कटिका के ऊपर छेद होता चला जा रहा है। यानी ओजोन परत जो है क्षीण हो जाती है, पतली हो जाती है और फिर उसमें छेद हो जाता है। क्यों होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो उत्सर्जन होता है पृथ्वी से, उसकी वजह से ओजोन परत में छेद होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आती है? तो जो एसी से जो गैस निकलती है, एयर कंडीशनर से जो गैस निकलती है, वो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चाहे वो फ्रीज हो, चाहे वो डीप फ्रीजर हो, चाहे वो हमारे घर का एयर कंडीशनर हो, वहाँ से गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से ओजोन परत में छेद हो जाता है, जो हमारे वायुमंडल के लिए और हमारे मनुष्य के लिए भी नुकसानदायक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में, वो ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही किया गया था। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। समताप मंडल में प्रकाश तापमान जो है ओजोन लेयर तक जाने तक,
यानी कि क्षोभ सीमा से लेके ओजोन लेयर तक तापमान लगातार स्टेबल रहता है, तभी इसका नाम समताप मंडल है। और उसके बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, किसमें? समताप मंडल में। ओजोन लेयर और ओजोन लेयर के ऊपर तापमान बढ़ता है। समताप मंडल कितना होता है? तो 25 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर वाले एरिया में तो होती है ये ओजोन लेयर, और जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक होता है समताप मंडल। 0 से लेके 15 किलोमीटर एवरेज हाइट तक हो गया हमारा क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, और उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक हमारा हो गया समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पृथ्वी से ऊपर की बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर के अंदर एक और लेयर है जिसे कहा जाता है ओजोन लेयर। इस क्षेत्र में समताप मंडल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मौसमी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं, यानी बादल नहीं होते हैं, हलचल नहीं होती है, तूफान नहीं आते हैं, बरसात नहीं होती है, मौसम स्टेबल रहता है। तो ये जो समताप मंडल वाला क्षेत्र है ये वायुयान को उड़ाने के लिए बहुत ही आइडियल होता है, आदर्श होता है। तो वायुयान जो है वो इसी क्षेत्र में उड़ान भरते हैं। तो आपको क्वेश्चन सीधा पूछा जाए वायुयान किस परत में, किस लेयर में, एटमॉस्फेयर लेयर में उड़ान भरते हैं, आपका आंसर होगा समताप मंडल। तापमान समान रहता है क्षोभ सीमा से लेके ओजोन लेयर तक, और ओजोन लेयर के बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। समताप मंडल के अंदर हम बात कर रहे हैं। मौसमी घटनाएं बिल्कुल नहीं होती हैं, वायुयान चलती है, ओजोन परत इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ओजोन परत की जो मोटाई है उसको नापने की इकाई किसी एग्जाम में पूछी गई थी, उसका नाम आप रखेंगे डाप्सन। डाप्सन जो है वो ओजोन परत की मोटाई को नापने की इकाई है। समताप मंडल से हम ऊपर बढ़े तो समताप मंडल से ऊपर बढ़ेंगे, समताप मंडल की जो सीमा है ऊपर वाली उसको हम कहेंगे स्ट्रेटोपोज। जैसे ये ट्रोपोपोज था तो ये स्ट्रेटोपोज है। स्ट्रेटोपोज का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। देखिए यहाँ पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था किसका? ट्रोपोपोज का यानी क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा का, और समताप मंडल की ऊपरी सीमा का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप समझ पा रहे हैं कि तापमान पहले स्टेबल है और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है तापमान। उसके बाद जो अगला तीसरे नंबर पे आया वो है मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल, इसको बोलते हैं मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। ये 80 किलोमीटर इसके ऊपर यानी इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक हमारा समताप मंडल है, और 80 किलोमीटर तक हमारा क्या है? इसके ऊपर 80 किलोमीटर जाएंगे तो हमारा क्या है? मध्य मंडल मीजोस्फीयर है। ये सबसे ठंडा होता है, ये सबसे ठंडा होता है। जितने भी ये लेयर हैं एटमॉस्फेयर की उनमें सबसे ठंडा कौन सा है? मीजोस्फीयर ही होता है। इसका जो तापमान है वो 0 डिग्री से लेकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान लगातार घटता रहता है। किसमें? मीजोस्फीयर में। पहले ट्रोपोस्फीयर में तापमान घटा, फिर समताप मंडल में तापमान बढ़ा, फिर मीजोस्फीयर में, मध्य मंडल में तापमान घटा। इसकी हाइट मैंने बताया आपको 80 किलोमीटर तक होती है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? जो उल्कापिंड वायुमंडल से उल्कापिंड आते हैं, जो आकाश से उल्कापिंड आते हैं, वो इसी मध्य मंडल में मीजोस्फीयर में आके जल के, जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं या वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो यहीं पर वो जलकर घर्षण के कारण, वायुमंडलीय घर्षण के कारण इसी क्षेत्र में जलकर नष्ट हो जाते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड को इंग्लिश में कहते हैं मेट्रोइड्स। और ये मेट्रोइड्स होते कहाँ हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह, जो आपने वायुमंडल में अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊँगा आपको, वायुमंडल नहीं, जो हमारा ग्रह वाला चैप्टर होता है सौर मंडल वाला, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मंगल और बृहस्पति ग्रह जो है उनके बीच में छोटे छोटे उल्कापिंडों की एक लेयर पाई जाती है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। वहीं से ये मेट्रोइड्स पृथ्वी की तरफ आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और जैसे ही वो वायुमंडल में पहुंचते हैं, किस वाले? मध्य मंडल में स्पेशली, वो जलकर वायुमंडलीय घर्षण के कारण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। कुछ जो होते हैं, जो बड़े साइज के उल्कापिंड होते हैं, वो पृथ्वी तक भी पहुंच जाते हैं, और पृथ्वी के पर जब गिरते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है और वहाँ पर बनती है उल्कापिंड से बनने वाली झील। जैसे कि महाराष्ट्र की लोनार झील जो है वो उल्कापिंड से बनी हुई झील है। ये झीलों के चैप्टर में आपको बता चुका हूँ। लोनार झील क्या होती है, उल्कापिंड से निर्मित झील क्या होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ झीलों के प्रकार वाले चैप्टर में। चलिए, मध्य मंडल की बात कर रहे थे। मध्य मंडल में एक विशेष प्रकार के बादल पाए जाते हैं। देखिए, बादल ये बरसात वाले बादल नहीं है, ये कुछ विशेष तरह के बादल हैं। आपको नाम याद रखना है, नॉक्टिलुसेंट बादल। नॉक्टिलुसेंट क्लाउड जो है वो मध्य मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बरसात वाले बादल नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। नॉक्टिलुसेंट बादल या नॉक्टिलुसेंट क्लाउड जो है वो मध्य मंडल में पाए जाते हैं। सबसे ठंडा होता है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण यहाँ पे उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर ऊपर जाने पर घटता है, इतना ही आपको याद रखना है। मध्य मंडल के बाद जो आता है वो है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल भी इसको बोलते हैं और थर्मोस्फीयर भी इसको बोलते हैं। थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर या हिंदी में आयन मंडल, सभी इसी के नाम है। वैसे इसका नाम जो है ज़्यादातर थर्मोस्फीयर बोला जाता है। थर्मोस्फीयर,
थर्मोस्फीयर। ये 80 से लेकर 640 किलोमीटर हाइट तक होता है थर्मोस्फीयर, ठीक है, थर्मोस्फीयर। आयनोस्फीयर भी इसी को बोला जाता है, आयन मंडल भी इसी को हिंदी में बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो पृथ्वी से रेडियो तरंगे जाती हैं, वो रेडियो तरंगे इसी क्षेत्र से रिफ्लेक्ट होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। अगर पृथ्वी से रेडियो तरंगे छोड़ी जाएं तो इसी आयन मंडल से थर्मोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी। तो ये जो लेयर हो गई, कौन सी लेयर, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर लेयर किस में काम आती है, रेडियो तरंगों के परावर्तित करती है, यानी रेडियो कम्युनिकेशन में, रेडियो ट्रांसमिशन में ये वाली लेयर काम आती है, इंपॉर्टेंट है। जो पृथ्वी से सैटेलाइट जाते हैं, जो कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट होते हैं, वो इसी लेयर के अंदर, आयन मंडल के अंदर, थर्मोस्फीयर के अंदर रहते हैं। और यहाँ पर जो गैसें हैं उनका आयनीकरण हो जाता है। गैसों के आयनीकरण का क्या मतलब है, तो गैसों के आयनीकरण का मतलब है सन जो है, सन की तरफ से जो रेज आ रही हैं उसमें एक्स रेज और गामा रेज हैं, और वो एक्स रेज और गामा रेज जो यहाँ पर गैसें हैं उन गैसों पर आकर मिलती हैं, उनके साथ रिएक्शन करती हैं। तो जो गैसें यहाँ पे अवेलेबल हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाती हैं, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में टूट जाती हैं। विशेष रूप से यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन ही होती हैं, कुछ अन्य गैसें भी होती हैं, वो अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाती हैं। किसके कारण, सूर्य से जो आ रही हैं एक्स रेज और गामा रेज। तो इसी को कहते हैं गैसों का आयनीकरण हो जाता है। गैसों का आयनीकरण जो है वो थर्मोस्फीयर या आयन मंडल के अंदर होता है। तापमान जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब इसके ऊपर तापमान जो है वो अब यहाँ सूर्य के पास हम जा रहे हैं, वायुमंडल धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है उसका घनत्व। तो जैसे यहाँ से ऊपर हम जाएंगे तो तापमान बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। गैसों का आयनीकरण हो जाता है, रेडियो ट्रांसमिशन में काम आती हैं, सैटेलाइट पाए जाते हैं, रेडियो तरंगे वापस होकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं। ये जो आयन मंडल वाला क्षेत्र है, थर्मोस्फीयर वाला क्षेत्र है, ये दिन में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये चौड़ा हो जाता है और रात में ये फैल के पतला हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब पतला हो जाता है तो उससे घनत्व बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है, जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है, वो रात में ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है। एफएम भी आपने सुना होगा, अगर आप दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं एफएम ट्रांसमिशन एरिया से, तो जो वो है एफएम है या कोई और भी पुराने रेडियो आते थे जो एएम वेव पे काम करते थे, वो रात में ज़्यादा अच्छा साफ सुनाई देता है मुकाबले दिन के। कारण यही है कि दिन में ये जो आयनोस्फीयर है, जहाँ से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, वो फैल जाता है, घनत्व कम हो जाता है, तो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। जितना कि रात में सिकुड़ जाता है, घनत्व ज़्यादा हो जाता है, रात में रिफ्लेक्ट ज़्यादा अच्छे से होती हैं। इसी कारण से रात में कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा दूर तक होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। टेम्परेचर मैंने आपको बताया बहुत तेज़ी से बढ़ता है। एक होती हैं ध्रुवीय ज्वाला, जो पृथ्वी के ध्रुव हैं उन ध्रुवों पर आप ये कॉस्मिक रेज, ध्रुवीय ज्वाला आप सर्च करेंगे तो आपको एक नीले कलर की आग सी होती है जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ही पाई जाती है। वो कैसे होती है, तो जो पृथ्वी की तरफ, सूर्य की तरफ से आती हैं कॉस्मिक रेज, जो सूर्य से कॉस्मिक किरणें आती हैं, जैसे ही वो आयन मंडल में प्रवेश करती हैं, तो आयन मंडल में मैंने आपको क्या बताया, आयन मंडल में प्रोटॉन भी हैं। प्रोटॉन कहाँ से आए हैं, वो गैसों के आयनीकरण की वजह से आए हैं। तो जैसे ये कॉस्मिक रेज आ रही हैं, वो उन प्रोटॉन से टकराती हैं तो एक ज्वाला सी उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं ध्रुवीय ज्वाला, जो कि केवल ध्रुवों पर ही दिखाई देती है। उस ध्रुवीय ज्वाला को नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर कहा जाता है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरोरा बोरियोलिस। और साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव पर कहा जाता है ओरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिया के पास है साउथ पोल, तो ऑस्ट्रेलिस इसलिए कहा जाता है। ये इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। साउथ पोल पर कहा जाता है ओरोरा ऑस्ट्रेलिस और नॉर्थ पोल पर कहा जाता है ओरोरा बोरियोलिस। ये क्या है, ये ध्रुवीय ज्वाला उठती हैं। क्यों उठती हैं, सूर्य से आने वाली कॉस्मिक रेज जब आयनोस्फीयर में आती है तो यहाँ पर अब जो प्रोटॉन हैं उनसे टकराती हैं और ध्रुवीय ज्वाला को एक आग जैसी दिखाई देती है जलती हुई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो हमारा आयनोस्फीयर है, इस आयनोस्फीयर में DEF-G लेयर पाई जाती हैं, DEF और G लेयर पाई जाती हैं। अब ये ABCD कहाँ गई, तो पहली वाली जो 3 लेयर थी हमारी, उनको ABC लेयर कहा जाता है, और उसके बाद DEF और G लेयर जो है वो इसी आयनोस्फीयर में पाई जाती हैं। बस इतना याद रखना है। इसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं। सबसे बाहर वाला जो लास्ट वाला हमारा लेयर है, परत है, उसको कहते हैं एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल। जो पोलर सैटेलाइट होते हैं, जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, वो इसी मंडल में रहते हैं, एक्सोस्फीयर में ही रहते हैं। पोलर सैटेलाइट या ध्रुवीय मंडल आप याद रखेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 ही गैसें मिलेंगी आपको, हीलियम और हाइड्रोजन। और वो भी हीलियम और हाइड्रोजन धीरे धीरे वायुमंडल से बाहर निकलती हैं और ऊपर जाके
हमारे अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ से भी बाहर चली जाती हैं। हीलियम और हाइड्रोजन ही रहती हैं। सबसे कम वायु का घनत्व जो होता है वो इसी मंडल में होता है, किसमें, एक्सोस्फीयर में होता है। तो इस तरह से हमने 5 परतें हमने पृथ्वी के ऊपर देखी। वायुमंडल की 5 परतें, 5 लेयर हमने देखी। कौन कौन सी देखी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। पृथ्वी से लेके 15 किलोमीटर एवरेज हाइट तक हमारा क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर था, उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल था, उसके ऊपर 80 किलोमीटर तक हमारा क्या था, मध्य मंडल, और उसके ऊपर 80 से 640 किलोमीटर तक हमारा था आयन मंडल या थर्मोस्फीयर, और उसके बाद हमारा एक्सोस्फीयर। इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर भी आप याद कर सकते हैं। इस वाले टॉपिक से सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये आपको भी पता है। किसी भी तरह से कुछ भी पूछ सकता है, जो सारे फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मिलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की अगली ऐसी ही वीडियो में। अगर आप चाहते हैं मैं फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।